नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लगातार अपना तीसरा पूरा बजट पेश किया, फुल बजट पेश किया और आज कई सारे इतिहास एक साथ रचे गए। पहला इतिहास ये कि पहली बार 1 फरवरी को यानी समय से काफी पहले इस बजट को पेश किया गया। दूसरा ये कि रेल बजट और उसके साथ आम बजट को मिलाना भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, वो भी आज पहली बार हुआ। और नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर को आपस में मर्ज कर दिया गया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। तो कई सारी चीजें हुई है, लेकिन एक बात हम इस बजट की बता सकते हैं, इस बजट में वित्त मंत्री ने सबको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश की है। हालांकि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया, लेकिन जो इनकम टैक्स में 5 लाख तक की लिमिट है, 5 लाख तक की छूट की बात है, उसके टैक्स को 10% से 5% कर दिया। और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो वेतनभोगी C और D लेवल के जो कर्मचारी है उनको होगा, जो बीजेपी का कोर वोटर है। इसके अलावा किसानों की काफी बात करी गई है, किसान भी एक कोर वोटर है। इसके अलावा नौजवानों की बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, शिक्षा के क्षेत्र में कई घोषणाएं की गई हैं, नेशनल टेस्ट सेंटर बनाने की बात की गई है कि CBSE का काम परीक्षा लेना नहीं है, इसकी जगह हम रिप्लेस करें, और ऐसी कई सारी घोषणाएं की गई हैं। विद्युतीकरण की बात की गई है, ये कहा गया है कि 2018 तक हर गांव के अंदर बिजली पहुंच जाएगी। तो कई सारी बातें इस बजट में है। सवाल ये है, और आज का सवाल हमारे 8 की 10 की जो खास बहस है उसमें है कि नोटबंदी की मंदी क्या खत्म कर देगा बजट, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, चुनाव पर इस बजट का कितना असर होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था, ये कह रहा था कि इस बजट को पेश न किया जाए क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। रिजल्ट 11 मार्च को है, 11 मार्च तक इस बजट को टाला जाए, लेकिन सरकार ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना, चुनाव आयोग ने भी नहीं माना। तो सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं, मैं एक एक करके सबका परिचय करा देता हूं और उसके बाद बहस की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ सबसे पहले हैं मनोहर दास गुजराती साहब, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम टैक्स पर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मार्केटिंग है इंटेल के संदीप अरोड़ा जी, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बात हुई है कैशलेस पर कि देश को कैशलेस कैसे बनाया जाए, और इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए भी कई सारी फंडिंग करी गई है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, वो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। मेरे साथ आकाश इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जो है JC चौधरी साहब है, वो मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ तुषार छाबड़ा जी मौजूद हैं, जो कि MD है इलाइट ग्रुप के, और मेरे साथ संदीप अरोड़ा जो कि डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, मेरे साथ प्रदीप अग्रवाल जो कि चेयरमैन है सिग्नेचर ग्लोबल के, वो मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं चौधरी जी आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको ये बजट अभी तक का अरुण जेटली का बेस्ट बजट लगता है? ये बजट वास्तव में बहुत अच्छा है और हर वर्ग के लोगों का ख्याल किया गया है। खास तौर से अगर मैं एजुकेशन के फील्ड में कहूं, ये जो नेशनल स्कीम निकाली एग्जाम कंडक्ट करने की, ये बेस्ट आइडिया है। तो CBSE का वास्तव में क्वालिटी कंट्रोल एजुकेशन का ही रहना चाहिए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो कोई भी एजेंसी कर सकती है, जिससे कि स्कूल के अंदर जो सारा दिन टीचर भी इन्वॉल्व हो जाते थे एग्जामिनेशन के अंदर, पढ़ाई की जगह उनका काम एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता था। तो ये एक बहुत ही मतलब बेस्ट मैं सोचता हूँ सोच है कि एक अलग से एक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, हम तमाम मुद्दों पर आएंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर कि क्या आपको अरुण जेटली का अब तक का बेस्ट बजट लगता है? जी, ये बेस्ट बजट है क्योंकि इसके अंदर हर एक सेगमेंट का ध्यान रखा गया है। रूरल इंडिया पे बहुत ज्यादा जोर है और वहीं से ही रियल डेवलपमेंट शुरू होनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी वो दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में काफी चीजें हैं क्योंकि इस देश के अंदर 2 करोड़ बच्चे साल में पैदा होते हैं, तो 6,000 रुपए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। टैक्स रिफॉर्म से बड़ा कोशिश करी गई है। मैं इन तमाम मुद्दों पर आऊंगा एक एक करके। आपके हिसाब से सर क्या बेस्ट बजट है अब तक का? देखिए, इससे बेहतर बजट अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 साल की,
तो शायद नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि कॉमन मैन का ध्यान रख के इस बजट को बनाया गया। खास करके अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो आज इतना ऐतिहासिक मूवमेंट है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया, जो इससे बड़ी बात अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ नहीं हो सकती। चलिए आगे आएंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, कैशलेस इंडिया के लिए, साथ ही साथ आईटी के लिए, इंटरनेट को लोगों तक, गांव तक पहुंचाने के लिए, डिजिटल विलेज बनाने के लिए कैसा बजट है? देखिए, जो सरकार ने एक शुरुआत की थी डिजिटल इंडिया बनाने के लिए 3 साल पहले, उसकी तरफ एक और कदम है ये, अच्छा कदम, और वो जो कॉन्टिन्यूएशन है वो चलती जा रही है। सो टेक्नोलॉजी की यूसेज एज अ बैकबोन सारे सेक्टर्स में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब जगह पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वही एक तरीका है गांव को, छोटे कस्बे को जोड़ने का। उसके अलावा उनको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो जो बात है कि हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम इंडिया को डिजिटाइज कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है, उसके लिए बहुत प्रोग्रेसिव बजट है ये वाला। गुजराती साहब, आपके हिसाब से बेस्ट बजट है? बेस्ट बजट की राह में ये एक बजट स्टेप है, और उम्मीद करता हूं कि अगला बजट शायद इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि जो टैक्स नोटबंदी के बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी टैक्स में, काफी कुछ मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। बहुत कुछ मिलना बाकी है। क्या क्या मिलना बाकी है, अजय कुमार जी? देखिए, पहले तो दीपक जी, जो आंकड़े के अनुसार सरकार एस्टिमेट कर रही है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा वो 11.3%। पहले तो ये आप सोच लीजिएगा कि नॉमिनल जीडीपी अगर 11.3% की जो विकास दर होगी, ये कितने सच्चाई से परे है कि नहीं, कितने संभव है कि नहीं, ये देखनी बात है। अगर सरकार के आंकड़े और रिसीट के आंकड़े, अगर उस पर भी अगर विश्वास करना अगर मुश्किल हो रहा है, तो फिर पूरा जो है बजट के एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो हमारा ये कहना है कि पहले तो, और आपके दर्शकों को ये बात समझनी पड़ेगी कि 11.3% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का अगर अनुमान सरकार ने लगाया जीएसटी के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद, जबकि आपकी सरकारी जो है, अगर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहते हैं कि 6.5% पर जीडीपी ग्रोथ रहेगी, तो फिर आपकी जो रेवेन्यू रिसीट पर इतनी बड़ी प्रश्न चिन्ह है, तो फिर बाकी जो है कार्यक्रम पर कितनी सच्चाई है, कितने आप कर पाएंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन हमने कहा हमें तो 3-4 चिंता की विषय जरूर है, और हमारा जिम्मेवारी है कि सरकार इस पर ध्यान जरूर दे। एक तो कृषि क्षेत्र में सबने कहा कि कृषि क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, कि किसान की आय दुगनी होगी। पहली बात याद रखिएगा कि पिछले 3 साल में किसान की आय आधी हो गई। किसान की आय पिछले 3 साल में आधी हो गई, तो उसको अगर आप दुगनी भी करेंगे तो पहले जो आप 2011 के जो 2014 की स्थिति आप उसको वापस ले आएंगे। दूसरी बात है, बेरोजगारी पर इस देश में अभी तक जो चर्चा नहीं हो रही है। तीसरी बात, जो सबसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पर कोई चर्चा नहीं। क्या चर्चा हो रही थी इस बजट पर? जो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त जो निशाना साधती रहती थी, मनरेगा पर। पूरे बजट में आपने देखा होगा कि मनरेगा का चर्चा है। नो डिस्कशन ऑन स्मार्ट सिटी पर कोई चर्चा नहीं, स्वच्छ भारत पर नहीं। तो मेरा ये कहना है कि किसी देश में अगर आप बार बार कोई भी बजट आता है तो सरकार कंटिन्यूटी पर चलता है। हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी पर कोई बजट की बढ़ोतरी होगी, आपका स्टार्टअप इंडिया पर, मेक इन इंडिया पर होगी। तो 3 खास चिंता है। फार्मर्स, किसान की स्थिति सचमुच में चिंताजनक है। सरकारी आंकड़े पर हम लोग को अभी भी, और वित्त मंत्री जी इस पर स्पष्ट करें, कुछ अच्छी बातें, हम ये नहीं करेंगे कि सब बातें खराब है, जरूर लेकिन रेल बजट पर हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, और रेल बजट इसमें जो शामिल किया गया, बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि पहले रेल बजट के आसपास का बजटरी टोटल रेल बजट का, रेल मंत्रालय का रिसीट 1 लाख करोड़ के आसपास है। उस पूरे रेल विभाग को जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने सिर्फ 10 मिनट में जो है रेल बजट का, रेल मंत्रालय, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा फंड दिया। दीपक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा ये कहना है कि 1 लाख करोड़ की जो उन्होंने बात कही सेफ्टी के लिए, तो हर साल 25,000 करोड़, वो अच्छी बात है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। डिसेबल्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन बहुत अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं मोदी जी या वित्त मंत्री जी, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो रेल मंत्रालय को सुधारा। लेकिन जहां तक बेरोजगारी पर कोई दिखाई नहीं देता, और सरकार का जो बेरोजगारी का जो इलाज या मंत्र है वो स्किल डेवलपमेंट पर। अभी थोड़ा सा जो है ना विरोधाभास इसलिए लगता है कि जैसे स्किल डेवलपमेंट उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा हर जिला में आप सिखाएंगे। अब भारत में जो नौकरी की मौका इतना है, तो आपको जो है रशिया या मिडल ईस्ट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो बेरोजगारी पर ज्यादा खास चर्चा नहीं हुई। किसान पर जितने भी सरकार कह रही है वो सही नहीं है। और जहां तक स्वास्थ्य, और हमारे साथी ने कहा कि स्वास्थ्य पर जो है, स्वास्थ्य के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई इन्फ्लेशन रिलेटेड, शिक्षा पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई पिछले साल से। तो अगर आप बोलते हैं कि स्वास्थ्य पर नजर है और शिक्षा पर नजर है और कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है इन रियल टर्म्स इन्फ्लेशन को हम छोड़ करके, फिर तो आप वहीं के वहीं रह गए। तो हमारा कहना है कि असली में, क्योंकि देखिए हम जितने भी अच्छी बातें करेंगे किसी भी नियत से, जब तक आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे स्वास्थ्य में। और एक लास्ट में टीबी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, करीब 28 लाख लोग के इस देश में टीबी से ग्रसित हैं। सरकार कहती है कि 2025 तक उसको खत्म कर देंगे। अगर आप 9 साल में अगर इतनी जो लंबी चौड़ी टारगेट अगर टीबी के लिए भी लेंगे, तो हमें उम्मीद है सरकार से, ये वित्त मंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि उनकी सरकार है उसको कम से कम कर दें। लास्ट में हाउसिंग, क्योंकि हमने काफी बोल दिया है, सरकार शुरू की थी कि 2014 में सरकार ने कहा कि हम 6 करोड़ मकान बनाएंगे। 2017 पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ तक पहुंच गए। हमारा ये कहना है कि जब सरकार कहती है कि 6 करोड़ से 2014 में 6 करोड़ 5 साल में हम बनाएंगे, अब जो सरकार की टारगेट 2017 में 1 करोड़ तक पहुंच गए, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ 11,000 मकान बनाए। तो हमारा कहना है जो आप कहते हैं और आप जो कर रहे हैं, लास्ट में पॉलिटिकल जो आखिरी में, सॉरी मैंने काफी बोला, फिर बाकी लोग को मौका दीजिएगा, पॉलिटिकल फंडिंग अच्छी कदम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको 0 तक कर दीजिए, क्योंकि फिर लोग जो दूसरे तरीके जो निकालेंगे। ये कदम बुरा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि जब 20,000 रुपए का रास्ता निकाल दिया तो 2,000 का भी तो 2,000 की 10% कट जाएंगे। अगर इसको पूरी तरह से कैशलेस कर देंगे, कोई भी डोनेशन 1 रुपए से लेके, तो मेरा विचार है कि वो ठीक रहेगा और कम से कम एक जरूर एक पॉजिटिव स्टेप तो है। तुषार, जो पैरामीटर्स डॉक्टर अजय कुमार बता रहे हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि इनका क्रिटिसिज्म ठीक है? देखिए, पॉलिटिकल चश्मे से हम नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन हम ये सिर्फ कहेंगे कि डीमोनेटाइजेशन जो ये स्टेप था, काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया और मीडिया ने भी काफी बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई, बट क्या कभी किसी ने सोचा कि इसका इकोनॉमिक हर क्षेत्र पे क्या फायदा पड़ेगा? इट इज द बिगेस्ट स्टेप, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, इतना पैसा बैंकों में आ गया, वो अकाउंट में ही गया है ना, कहीं और तो गया नहीं है। जब पैसा बैंकों में पड़ा है तो हमें पता ट्रैक पूरा हो सकता है कि वो कहां से है और अब ये कहां निकलेगा। इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 5% है और ये और नीचे चला जाएगा। देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था और जिस वजह से इन्होंने भी जैसे बोला कि रोजगार के मौके नहीं मिल रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर 15 से 16% का ही टोटल रेवेन्यू होता है। उसमें आपका जो ब्याज दर थी, जो आरबीआई नहीं कम कर पा रहा था और पूरी एफर्ट करने के बाद भी इन्फ्लेशन नहीं कम हो रहा था, उसका रीजन ये था कि मार्केट में इतना कैश सरप्लस चल रहा था। जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो अब जो अगर 3 से 4% आप काट देंगे इंटरेस्ट रेट को और 8 से 9% का रह जाएगा, तो व्यापारी को 7 से 8% का फ्लोट मिलेगा। उस वजह से अब वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इंडस्ट्री लगेंगी और रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि इस देश में इन्होंने सही कहा कि रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अगर इस देश में रोजगार नहीं दिया गया लोगों को, तो आगे आगे देश के अंदर एक सोशल फैब्रिक खराब होने का भी खतरा रह सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा, अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट से देखेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट 3.2%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.9%, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई पूंजी निवेश आने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी बाहर से पैसा लगाता है वो 4 से 5 फंडामेंटल्स को देखता है। और क्या गवर्नमेंट सजग है कि वो इस देश के अंदर पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रही है, क्या सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रही है? तो आई थिंक, और डिजिटाइजेशन जो टेक्नोलॉजी हर चीज में आ रही है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा और पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। आपको क्या लगता है संदीप, आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद की मंदी कम करेगा? जनरल अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, कमिंग असाइड फ्रॉम कंप्यूटर एंड डिजिटल वर्ल्ड। देखिए, मंदी कम करने के लिए सबसे बड़ा एक स्टेप जो आधा लिया गया मेरे हिसाब से, कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम एक्स्ट्रा देने का, तो जो 5 लाख तक की जो इनकम का टैक्स स्लैब कम किया गया, वो एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल में। उसको और बढ़ा सकते थे, जो टैक्स रिबेट है वो और लोगों को दे सकते थे, ज्यादा जनता को, 10 लाख 20 लाख तक भी, क्योंकि जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी तो वो खर्चा करेंगे। वो अपनी जरूरत के बाद उन्हें कुछ भी खरीदना है, उन्हें टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कुछ और खरीदना है, वो खरीदेंगे और उससे मंदी कम होगी। तो वो एक स्टेप है। दूसरा, मेरे ख्याल में जीएसटी जब आएगा, रोल आउट होगा, उससे फर्क पड़ना चाहिए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिससे जो ट्रांजैक्शन है ट्रेडर्स के बीच में,
ट्रेडर्स और सिटीजन के बीच में जब वो ईज हो जाएंगी और टैक्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, उससे और फर्क पड़ेगा। तो एक स्टेप है, अच्छा स्टेप लिया, मेरे ख्याल में और कर सकते थे उसमें, लेकिन इट्स अ गुड स्टेप और जीएसटी से और फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टेप चाहिए अभी इकोनॉमी को और किक ऑफ करने के लिए। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हमारा जो ओवरऑल कंजम्पशन है कंट्री में वो बहुत कम है। अगर देखा जाए किसी भी कंट्री से कंपेयर करें, आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें, यूएस से और यूरोप से, या इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडोनेशिया है, हमारा कंजम्पशन लेवल काफी कम है। और वो कंजम्पशन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में देना होगा। जब वो कंज्यूम करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स आता ही है सरकार के पास। तो दैट राइट बैलेंस फाइंड करना कि डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, और कैसे लोगों के पास कंजम्पशन बढ़ाएं, उससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, उससे जॉब्स बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, उससे सब कुछ बढ़ेगा। हाँ। चौधरी साहब, अगर इन टोटो बात की जाए, सिर्फ एजुकेशन से हट के बात की जाए, तो आपको लगता है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक स्लो डाउन आ जाएगा नोटबंदी के बाद, उसको दूर करने में सफल हुआ है बचा? अगर डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन देखें तो नोटबंदी से कोई उसका फर्क नहीं पड़ा है, ज़्यादा इंक्रीज ही हुआ है। और डिमोनेटाइजेशन जो काम हुआ है ये प्राइमरली एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और ये बहुत ज़रूरी था। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, या कंट्री एज ए होल देखें, तो ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन रहा है। और इतने बड़े देश के अंदर जब इतनी प्रॉब्लम्स हों तो ऐसा स्टेप थोड़ा बहुत तकलीफ तो देता है, लेकिन आगे के लिए सफाई कर देता है। तो मैं समझता हूँ इसमें धीरे धीरे लोगों की हैबिट में सब चीज आ जाएगी, हर एक को पता लग जाएगा मैं व्यापार कैसे करना है। तो इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी, आराम की नींद भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रहा है। और किसी भी कंट्री के अंदर जब तक उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो वहां पर ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, अगर हम एक शहर को दूसरे शहर से अच्छी तरह जोड़ेंगे तो लोगों का आना जाना, व्यापार का बढ़ना, ये प्राइमरी कंडीशन है। जहां भी आप देखें, गुजरात में देखें, जिस स्टेट के अंदर भी कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे हैं, वो स्टेट फ्लरिश बहुत अच्छा कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा स्टेप है। और लास्टली जो है एजुकेशन, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी कंट्री की बुनियादी जरूरत है और बेसिक चीज है, उस एजुकेशन के सेक्टर पर और भी अमाउंट एलोकेट होना चाहिए। क्योंकि अगर देश को वास्तव में बढ़ाना है तो जब तक हम रूरल इंडिया को नहीं साथ लेंगे, 70% लोगों को नहीं लेंगे और उनको नहीं सिखाएंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारे पास ऐसे वॉलंटरी वर्कर होने चाहिए लाखों की तादाद में, जो गांव-गांव में स्प्रेड करके उनको ABC टेक्नोलॉजी सिखाएं। जब लोग सीखेंगे, समझेंगे, तब जाकर उनको जो है इसका रियल सेंस में फायदा होगा। गुजराती साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई सफाई हुई है टैक्स के फ्रंट पे, या फिर से जो पीछे के रूट का मामला है वो शुरू हो चुका है, फिर से काला धन जनरेट होने लगा है सिस्टम में? टैक्स के फ्रंट पे नोटबंदी से लोगों के पास टैक्स तो साफ हो गया है एक बार, लेकिन गवर्नमेंट की मनी सप्लाई, जो जिस भी प्रेशर में गवर्नमेंट ने पुनः उसको वापस मोनेटाइजेशन किया, रीमोनेटाइजेशन, उससे कैश जनरेशन तो अच्छा खासा बाजार में आ गया है। तो कैश की अब समस्या उतनी नहीं रह गई, 2-4-5% रही होगी, ठीक है। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक, सारा देश जिस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके को बदलना बहुत जरूरी है। लोगों को सिखाना, अवेयर करना कि भाई अब कैश में काम बंद करो, कैश के काम करने के नुकसान क्या हैं और डिजिटल बिजनेस करने में फायदे क्या हैं, इस चीज के एजुकेशन पर थोड़ा फोकस रखना चाहिए। और दूसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जहां व्यक्ति को डर न लगे इनकम टैक्स से। अभी सभी लोग बहुत डरे होते हैं कि भाई इनकम टैक्स में मैंने रिटर्न भरी नहीं कि सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो ये जो डर बना हुआ है पिछले 70 साल से लोगों के अंदर, इसको दूर करने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं अब तो डर और बढ़ गया है, क्योंकि सब कुछ जो आपने जमा किया है उसको इनकम टैक्स नजर रखेगा, जो आप कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स नजर रखेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि डर और बढ़ गया। वो डर ठीक है कि लोगों में ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हम नॉन कंप्लायंट है, हम कंप्लायंट रहें। लेकिन जो डर दूसरा होता है कि इनकम टैक्स वाले उनको हरास करते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको परेशान करते हैं, बार बार बुलाते हैं और
बहुत तरीके से उनको हरासमेंट होता है, जो हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समझते हैं कि हम जब टैक्स ऑफिस में किसी को लेके जाते हैं तो कितना हरासमेंट होता है। उस चीज पर अभी तक सरकार ने मेरे ख्याल से कोई प्रयास किया भी होगा तो वो इंटरनल होगा, हम पब्लिक में नहीं आया है, वो प्रयास भी होने चाहिए। हम आएंगे मेंटालिटी बदलने के लिए कि भाई देश की मेंटालिटी कैसी है, उस पर भी हम बात करेंगे जनरल टर्म्स में। डॉक्टर अजय कुमार। देखिए दीपक जी, पहले तो एक गलतफहमी यहाँ पर है कि सर्जिकल स्ट्राइक कालाधन पर हुआ है, क्योंकि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ होता तो 15 लाख करोड़ वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता। पहली बात, अभी तक आरबीआई उसके बारे में जो खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि जितने पैसे बाहर थे वो अंदर आ गए। दूसरी बात है कि जो हम लोग जो डिजिटल जो चर्चा कर रहे हैं टीवी स्टूडियो में बैठ करके, इस देश के असंगठित अर्थव्यवस्था जो है 40%, उसमें 96% जो है गरीब आम आदमी ठेला वाला किसान जो है वो कैश इकोनॉमी में कर रहे हैं। हम लोग इतने जो है अपने देश के 60% भाइयों बहनों से इतने दूर हो चुके हैं कि हम लोग को लगा कि कैश ही सबसे बड़ा पापी है। कैश पापी नहीं है, वो मजदूर का पैसा, ईमानदारी का पैसा है। लेकिन ये जो चर्चा हम लोग जो शुरू कर लिया, पहले तो सर सर्जिकल स्ट्राइक अगर 15 लाख करोड़ वापस सिस्टम जरूर होता, अगर 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़, अगर सरकार को ये उम्मीद थी कि 3 लाख 4 लाख करोड़ वापस नहीं आएगी, उसके बाद हम लोग उसमें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बात सही है, नियत यही होगी, सरकार के पास खूब पैसा रहता कार्य करने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये हुआ तो पूरे 15 लाख वो वापस आ गए। दूसरी बात, इस देश में जो हम लोग ने जो परंपरा शुरू कर लिया कैश इज बैड, ये सबसे खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि आप देख लीजिएगा कि दूध वाले से लेकर गरीब, इस देश के जो मैं फिर से पुनः कहना चाहता हूं 60% लोग जो है कैश यूज करते हैं। वो आपके भाई, आपके घर में काम करने वाला, अभी भी आप ड्राइवर को कैश में दे रहे होंगे, आपने घर में काम करने वाले को मैं चेक पे दे रहा हूं सर। ठीक है, नहीं सर, मेरा संसदीय क्षेत्र जैसे जमशेदपुर में मजदूर नहीं, वो समझता हूं। हम लोग सब लोग देखिए, ऐसे नहीं है कि यहां पर जो बैठे लोग, अगर आप हर एक के भाई कोई ना कोई गांव में रहता होगा, छोटा कस्बा में। दूसरी बात तो कैश जो है नेगेटिव नहीं है। हाँ, आप अनअकाउंटेड वेल्थ को टैक्स करना सही कदम है। अगर शुरुआत करना था तो 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ी जो इस देश में जो है करीब जो 1 करोड़ 25 लाख के आसपास, 10 लाख के ऊपर जो है गाड़ी बिकती है। आप वहां से शुरू कर लीजिए, उसके आंकड़े आपके पास हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स वाले पकड़ना चाहते हैं तो सबसे साधारण आसान तरीका जो है 10 लाख के ऊपर। लेकिन इसमें जो है एक पेश है, इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, और ये मैं सिर्फ जेटली जी को दोष नहीं दे रहा हूं, आप कंजम्पशन के आधार पर आप जो है उसको सबूत के आधार पर आप इनकम टैक्स जो है नोटिस नहीं दे सकते। कंजम्पशन के आधार पर, ये इनकम टैक्स एक्ट में है, यू कैन नॉट मेक एन असेसमेंट बेस्ड ऑन कंजम्पशन। आप उसमें सुधार ले आते तो आपकी पक्की जो है उस तरह का, अगर सचमुच में आपको कालाधन के पीछे जाना है तो कानूनी तौर से आप इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव ले आइए, ठीक है, समर्थन देंगे। तो हमें ये कहने की छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम कहते रहेंगे कि इस देश में 10 लाख के ऊपर इतने गाड़ी है लेकिन कोई टैक्स नहीं देता। बात सही है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में आपको अलाउ नहीं करने दे रहा है। आप उसके संशोधन लीजिए, सब लोग समर्थन करें। ठीक है, रिफॉर्म और क्या होने चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर है, और वो बड़ा सवाल ये है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, और लोग के साथ साथ मोदी सरकार के मंत्री कितनी तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ कई केंद्रीय मंत्री जुड़े थे और हम उनकी बात भी आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। तो हम मोदी सरकार के मंत्रियों का बताएंगे उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं कैशलेस इंडिया के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में जो देश की डिमांड है, सब लोग समझना चाहते हैं कि ये कैशलेस कैसे होगा। हर आदमी समझना चाहता है, हर गांव में समझना चाहता है, हर कस्बे में समझना चाहता है, हर शहर में समझना चाहता है। तो हमने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने हमको अंगूठे से थंब प्रिंटिंग के आधार पर आधार कार्ड से लिंक करके कैसे पेमेंट सिस्टम होगा पीएसओ मशीन में, वो दिखाते हैं। पीओएस मशीन में आधार पीओएस मशीन में आधार आधारित पीओएस सेवा जल्द शुरू करने की बात है। ये क्या है सर, और कैसे इसका उपयोग होगा? आधार आधारित पीओएस का क्या मतलब होगा? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए दीपक जी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलाव की सरकार है, देश को ईमानदार बनाने की सरकार है। आज 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 111 करोड़ आधार है, 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर है, लैंडलाइन और वायरलेस में, और 35 करोड़ स्मार्टफोन है।
अब ये काम कैसे हो रहा है और कैसे होगा, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी आपने बताया गैस की सब्सिडी की बात, लगभग 26 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, हमने उनको मोबाइल के साथ जोड़ा और आधार से लिंक कर दिया। आज देश के 40 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है। हमने गैस की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया, आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से। आपको जानकर खुशी होगी, आपके दर्शकों को हमने 36,000 करोड़ रुपए बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। अब हम आधार इनेबल पेमेंट क्या करने जा रहे हैं? मैंने बताया इस देश में लगभग 35 करोड़ स्मार्टफोन है। अब आप उसके हम लिंक करेंगे तो आपको अपना डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपके पास ग्राहक है, आप कोई मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई खरीदारी की, आपको सीधा बताना है कि ये मेरा आधार नंबर है और बायोमेट्रिक्स में अपने अंगूठे को दबा देना है और आपके बैंक अकाउंट से 200 या 500 या 1000 या 2000 रुपया पेमेंट हो जाएगा। आधार इनेबल पॉस पेमेंट क्या है? पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है उस पर भी हम ये करने जा रहे हैं कि आधार के बिना पर ही आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये जिस तरह आधार हम ला करके 111 करोड़ आधार ने दुनिया को चकित कर दिया है भारत की टेक्नोलॉजी के आधार के बारे में, उसी प्रकार से आधार के बेस पर डिजिटल पेमेंट से दुनिया में हम भारत की आईटी ताकत का एक नया नमूना पेश करने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम देखना है कि आधार के के हिसाब से आप पेमेंट कर सके। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि अगर आपको ये सब सिस्टम्स करने हैं, चलाने हैं, तो आपको डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। बिल्कुल। डिजिटल लिटरेसी कैसे आगे बढ़ रही है और आप उसकी स्पीड से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, डिजिटल लिटरेसी बहुत आगे बढ़ी है। बहुत सारे जो जैसे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर जी, उन्होंने पोस्ट ऑफिस के बारे में जो बात की कि हाँ उनको इनेबल किया जाएगा। जो हमारे सीएससी का सेटअप है देश भर में, उसको इनेबल किया गया है। हमने काफी काम किया उन लोगों के साथ पिछले साल डिजिटल लिटरेसी के लिए, लेकिन काफी काम करना बाकी है। और अभी जो डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है, वो डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है बेसिक ऐप के ऊपर सिंपल चीज करने की। वो फर्स्ट लेवल पे ठीक है, वो शुरुआत ठीक है उसकी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल नॉलेज के जरिए रोजगार बढ़े, लोग कुछ काम करें उस पर, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो है लिटरेसी का, वो बहुत जरूरी है। खाली एक ऐप पे ट्रांजैक्शन करने से, बैंक से काम करना, वो सिंपल काम है, लेकिन उससे जॉब जनरेट नहीं हो रही है। क्या हम लोगों को सिखा पा रहे हैं कि हाँ कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल करके वो कुछ सर्च कर सकते हैं, कैसे वो अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे एक जो गृहिणी है वो कुछ सीख सकती हैं। तो वो बहुत सारी चीजें आगे अभी आने बाकी हैं। अच्छे स्टेप लिए हैं अभी तक पिछले 2-3 साल में, लेकिन डिजिटल लिटरेसी को जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो ना लेके गए और अगर हम सिर्फ सरफेस पे रह गए तो बेसिक चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो जॉब ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अगर जॉब ग्रोथ नहीं बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ रही है, जॉब ग्रोथ नहीं बढ़ी, तो ना केवल हमारा जो यूथ है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंडिया मार्केट में, बट एज अ कंट्री हमारा एक रिस्क हो जाएगा कि हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे वर्ल्ड मार्केट में। चौधरी साहब, आपके यहां जितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने डिजिटली स्मार्ट होते हैं वो, और कितने लोग इस तरफ ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल ही फ्यूचर है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आजकल डिजिटल की तरफ चले गए और हर बच्चा कंप्यूटर से भी लगभग होता जा रहा है। तो पहली चीज तो है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं कंपैरेटिवली बेटर ऑफ होते हैं और कॉम्पिटिटिव सोच के साथ आते हैं। अगर इसको मैं कंपेयर करूं किसी गवर्नमेंट स्कूल के साथ तो ये आंकड़े बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चा वेल एजुकेटेड फैमिली से आता है या उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 70-80% लोग जो हैं काफी हद तक इस कंप्यूटर से भी हैं और लेक्चर भी सारे ऑनलाइन ले लेते हैं, घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो दे आर अडॉप्टिंग टू दिस वेरी फास्ट और मुझे लगता है इसके काफी फायदे हैं। टाइम बच रहा है, कॉलेज आना नहीं पड़ता, लेक्चर वहीं घर बैठ के देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो हमें इसको ले जाना ही पड़ेगा गांव-गांव में, और किसी भी कंट्री की ग्रोथ केवल
अर्बन एरिया से नहीं होती, उसके लिए उसको रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा. अनलेस द villages become so competent, we really cannot make a growth in this company. तो बहुत ज्यादा जरूरत फोकस हमें स्कूल एजुकेशन के ऊपर है, खासतौर से रूरल एरिया में जो स्कूल्स हैं वहां पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए. हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बजट मैं समझता हूं रूरल एरिया में स्कूल एजुकेशन में लगा दिया जाए तो रियल ग्रोथ वहां हो सकती है. इस पे भी हम बात करेंगे जब हम एजुकेशन की बात करें. लेकिन मेरे साथ अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है. अग्रवाल साहब, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अजय कुमार जी आपको बड़ा मिस कर रहे थे. वो बार बार कह रहे थे देखिए बीजेपी के मेरे साथी नहीं है, बीजेपी के मेरे साथी नहीं है. बहुत अच्छे संबंध है, ऐसा नहीं कि बीजेपी से हमारे संबंध खराब है. सबके अच्छे ही संबंध होते हैं सर. और अच्छे संबंध अच्छे होने चाहिए, विचार अलग होने चाहिए लेकिन संबंध अच्छे होने चाहिए और संबंधों पर ही दुनिया टिकी है. बिल्कुल. मेरा सवाल, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस बहस की. मुझे यह बताइए कि आपको क्या लगता है कैशलेस एक मजबूरी में उठाया गया कदम था या सोचा समझा कदम? क्योंकि हमने पहले नोटबंदी सुना, हमने पहले यह सुना कि नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी हो रही है और हमको एकदम से मिलने लगा कि नहीं इंडिया कैशलेस होगा, कैशलेस होगा. तो क्या आपको लगता है कि ये मजबूती से उठाया कदम है या मजबूरी में उठाया कदम? देखिए एक चीज यार, आपको सब लोग को मालूम है कि जेटली जी अभी भी कहते हैं कैशलेस, बोलते हैं लेस कैश. ये कैशलेस तो बाकी लोग कहते हैं लेकिन जेटली जी ने कभी जो है कैशलेस नहीं कहा. उन्होंने हर वक्त यही शब्द इस्तेमाल किया, लेस कैश. दूसरी बात है प्रधानमंत्री जी की जो कन्विंसिंग पावर है उसको दाग देता हूं इसलिए कि शुरुआत हुई थी कालाधन, फर्जी नोट, आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई और धीरे धीरे जब ये सब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो अब कैशलेस की तरफ बदल गया. और ये बीजेपी की जो कम्युनिकेशन टीम को भी मानना पड़ेगा क्योंकि पुराने जो 3 मेन गोल्स थे आप सब लोग भूल रहे होंगे और अब सब सिर्फ कैशलेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं. लेकिन 3 पार्टी है. लेकिन ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे. जब विमुद्रीकरण का जो है प्रक्रिया जब शुरू हुआ था, आप जापान देख लीजिए, विकसित देश है, वहां पर जो है 80% जो है कैश इकोनॉमी पर चल रहा है. ठीक है. दूसरी तरफ जर्मनी चले जाइए 40%. जब यूरोपियन यूनियन ने, जो यूरोपियन संघ ने जब विमुद्रीकरण की जो प्रक्रिया उन्होंने जब शुरू किया था तो उन्होंने 1000 यूरो का मतलब है कि 6 लाख के आसपास होगा, करेक्ट? 60,000 तो 60,000 का नोट उन्होंने जो मार्केट से निकाल दिया था. आज के डेट में भारत में 500 रुपए का नोट जो है और जिस तरह से जो हमारी जो है आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है तो 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है. उसके बाद आपने जो 2000 नोट जो इंट्रोड्यूस किए तो सब लोग जो है असमंजस में पड़ गए थे कि फिर अगर आपकी नियत ये थी कि कैशलेस बनाना, फिर आपने 2000 रुपए का नोट क्यों जो है शामिल कराया पूरे अर्थव्यवस्था में. तो ये सब बातें जो ये तो सरकार ये जवाब दे कि अगर आपकी नियत ये थी कि विमुद्रीकरण से कैशलेस होने की दिशा में देश बढ़ रही है तो फिर 2000 रुपए का जो लाने का जो है बात हमको समझ में नहीं आ रही. ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपके आर्ग्यूमेंट से, आपकी बात से एग्री करूं या ना करूं ये अलग बात है. गोपाल जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डाइवर्जरी टैक्टिक्स था जिस तरह का इशारा कर रहे हैं फ्रॉम नोटबंदी टू कैशलेस? नहीं, देखिए, अगर आपको मोदी सरकार की 2.5-3 साल की वर्किंग को आप देखें तो हमारे 2 ही मैंडेट थे, आर्थिक विकास और देश में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करना. ये 2 मैंडेट से हमने इलेक्शन लड़ा और जनता ने हमें उसी लिए मैंडेट दिया. और आप पूरे उसके बाद से जब एसआईटी का गठन, पहले दिन से एसआईटी गठन कर दी, उसके बाद से आपको मैं स्टेप्स बता दूं, चाहे मॉरिशस के साथ, साइप्रस के साथ ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है, G20 के साथ करना है, बेनामी प्रॉपर्टी के एक्ट को रेगुलेशन लाना है, या इंटरनेशनल लेवल पे जो काला धन जमा था उसको वापस लाने का प्रावधान है, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम है. और फिर पिछले सेशन में भी 2 बिल हम अमेंडमेंट टू करप्शन एक्ट और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाए थे. अनफॉर्चुनेटली वो सेशन नहीं हुआ.
तो और डिमोनेटाइजेशन उसी के सीक्वेंस में देखना चाहिए। अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन कोई अकेला भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, काले धन को देश में खत्म कर देगा, ये ना हम क्लेम कर रहे हैं ना कभी क्लेम किया है। मैं तो कितने आर्टिकल लिख चुका हूं, मोदी जी से भी क्लियर है। ये सारे स्टेप्स का कल्मिनेशन में हमारा ये स्टेप्स लेना, और आने वाले समय में मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आगे भी बहुत सारे स्टेप्स लेंगे, जैसे इंसॉल्वेंसी वाला एक्ट है, कई तरीके की चीजें आने वाली हैं, जो अब दीनदयाल वो गरीब कल्याण योजना की डिस्क्लोजर्स है। तो ये सारे इफेक्ट को कंबाइनली डिमोनेटाइजेशन से देखना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन का दो तीन महत्वपूर्ण पहलू थे कि फेक करेंसी को खत्म करना, जो सर्कुलेशन में फेक करेंसी थी वो बिल्कुल जरूर, और जो फेक करेंसी के कारण टेररिस्ट, माओइस्ट, इनका जो सपोर्ट सिस्टम था उसको ब्रेक करना, यह भी एक लक्ष्य था। और यह बेसिकली सारे ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि हमें जीएसटी इंप्लीमेंट करना था, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं होते तो जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन में भी काफी प्रॉब्लम आती। तो एक इकोसिस्टम बनाना था जीएसटी के लिए, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को लाना था, और काले धन जो सर्कुलेशन है उसको भी खत्म करना था। तो हम कह रहे हैं कि विमुद्रीकरण को आप एक ही, नोटबंदी को केवल इसी बात से नहीं जोड़ सकते, मल्टीपल थे। और उसका काउंटर एक ये भी बेनिफिट था कि फोर्स्ड रूप में आप लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जाएं, यह एक, तो इसके लार्जर पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, और उसी में देखना चाहिए कि क्या हमारी सक्सेस। हाँ जरूर, हम मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को जितना हम सोचते थे कि जितना वो ढंग से सरकार के साथ काम करेगा, उसमें भी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत अंदर तक घुस गई थी। तो कई मैनिपुलेशन हुए, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर के कितने ऑफिसर्स को निकाला है। एक फिगर मैं आपको बता दूं, पिछले 2.5 साल में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, 92 ब्यूरोक्रेट्स को सरकार ने टर्मिनेट किया है, सस्पेंड किया है या ट्रांसफर किया करप्शन चार्जेस में। अगर पिछले 50-60 साल की आप फिगर्स देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी स्टेप्स को देखना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर में इवन आरबीआई के ऑफिशियल्स को निकालना पड़ा, भोपाल के 13 लोगों को सस्पेंड किया। ठीक है, तो ये सारी चीजों में तो हमारी रास्ता था, उसमें अड़चने आई, उनको हमने मेंटेन करा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी हमारे पूर्व के जो पहले वित्त राज्य मंत्री थे जयंत सिन्हा, आजकल सिविल एविएशन में है, उनसे बात की और उनका क्या कहना था बैंकिंग परफॉर्मेंस और खास तौर पर उन लोगों के बारे में जो एब्सकॉन्डर हैं, जिन्होंने पैसा लिया है और उन लोन्स का जो लोग उसको रीपेमेंट नहीं कर रहे, उन लोगों के बारे में किस तरह के कानून की बात की है, आइए पहले वो देख लेते हैं। ये कहा गया है कि आर्थिक अपराधियों पर, मैं नाम भी ले सकता हूं, वित्त मंत्री तो शायद सदन में नाम नहीं ले सकते, विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों पर जो पैसा लेकर बैंकों का या बाकी लोगों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देश से बाहर भाग गए हैं, उन्होंने कहा है कि एक नए कानून की जरूरत है, एक नया कानून लाया जाएगा। तो क्या अभी तक के कानून नाकाफी हैं, अपर्याप्त है? नहीं, आज के जो कानून हैं उनमें हम लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो देश के बाहर हैं तो हम लोग इंटरपोल की नोटिस देकर उनको वापस एक्स्ट्राडिशन के द्वारा देश में वापस ला सकते हैं। तो आज के कानून काबिल हैं इन सब चीजें करने के लिए और वो ठीक है, उनको हम लोग पूरी तरीके से उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा वो कॉन्फिस्केशन की बात है कि अगर आप एब्सकॉन्डर हैं, अगर आप चले गए हैं और आपने जो आपका जो ऋण है उसको आप लोगों ने पूरी तरीके से नहीं भुगताया है, तो आपका जो एसेट है हिंदुस्तान में, जो हमारे देश में आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो पैसे हैं, रकम है, प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, उसको हम कॉन्फिस्केट कर लें क्योंकि आप देश के बाहर विलफुल डिफॉल्टर बन के एब्सकॉन्डर बने हुए हैं। तो इसके लिए एक जो कानून में एक गैप था, उस गैप को हम लोग क्लोज करने के लिए सोच रहे हैं कि एक नया कानून लाया जाए। तो यहां पर जो जयंत सिन्हा कह रहे हैं वो साफ है कि उन लोगों, उन डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने की तैयारी है सरकार की जो इस तरह का लोन लेकर भागे हुए हैं, जैसे विजय माल्या। गोपाल जी,
बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग रिफॉर्म्स की, तो आप पर एक आरोप लगता है, आप पर यह आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी और बाकी राजनीतिक दल कि आप उद्योगपतियों के करीबी हैं। कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जिनके साथ आपका कनाइवेंस है और उनके लिए आप काम करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या ये बजट सूट बूट की सरकार से गांव खलिहान की सरकार बनने की एक कोशिश है, उसी दाग को धोने की कोशिश है? नहीं, देखिए, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं या किसी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो आप कहोगे कि इसका तो आपको फायदा हो रहा है। तो फायदा तो हम तो कह रहे हैं कि पिछला बजट आप देखिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूरा फोकस था, ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। अगर मैं इस बजट के आपको प्रावधान बताऊं, कृषि क्षेत्र के लिए इतना जबरदस्त काम किया है। 10 लाख करोड़ का लोन क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए किसानों के लिए, नाबार्ड में 40,000 करोड़ का उनके लिए प्रावधान सरकार ने किया है। जो इरिगेशन के लिए 8,000 करोड़ का एक फंड डेवलप इस बजट में प्रावधान किया है। मार्केट डेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ का अलग से फंड किया है। जो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए कितने सारे प्रावधान किए हैं। मनरेगा में इंक्रीज किया है, 48,000 करोड़ का प्रावधान किया और उसको स्पेसिफिकली गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के खोदने के लिए प्रावधान किए। तो केवल कृषि क्षेत्र के लिए इतने सारे प्रावधान किए हैं। अगर आप एमएसएमई सेक्टर के लिए देखें, पहली बार एमएसएमई सेक्टर का जो टैक्स स्लैब है 96%, एमएसएमई सेक्टर का 30% का टैक्स घटा के 25% किया है। कितना बड़ा फायदा कॉर्पोरेट बड़े बड़े कंपनियों को, 50 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वालों को। ठीक है, हम एमएसएमई और बाकी सेक्टर्स पे आएंगे, पहले कृषि पे ही बात कर लेते हैं। विजय सरदाना जी, क्या कृषि और किसानों के लिए जो किया गया है, क्या खेतों के लिए जो किया गया है, क्या खलिहानों के लिए जो किया गया है, आपके हिसाब से काफी है? देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जो इस बजट डॉक्यूमेंट में ही है। पिछले साल 8.5 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट था, 35,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था, 15,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट सवर्जन के लिए था जो एग्रीकल्चर में जाता है। करीब 9 लाख करोड़ रुपए पिछले साल हम लोगों ने एग्रीकल्चर को दिया था। 14-15 में जो हमारा फूड प्रोडक्शन था वो था 252 मिलियन टन। 9 लाख करोड़ रुपए खर्चने के बाद हमारा प्रोडक्शन हुआ 2,52,000.2 मिलियन टन। हमने सारा खर्चा किया और सिर्फ हमें फायदा मिला 2 लाख टन का। बात पैसे की नहीं है। इस बार भी आपने 10 लाख दिया, आपकी आउटपुट कितनी आएगी? आज चिंता इस बात की है कि हम पैसा तो एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का कृषि में सदुपयोग हो, वो सही जगह जाए। किसान को सिर्फ पैसे देने से खेती नहीं होगी, उसके साथ जो उसको जानकारी चाहिए, जो उसको एक्सटेंशन सर्विसेज चाहिए, सही बीज चाहिए, सही खाद चाहिए, सही उसको बाकी जानकारी चाहिए, वो तो कहीं है ही नहीं। वो सिस्टम ही नहीं है, वो सारा सिस्टम तो डिफेक्ट कर दिया हमने। तो आप पिछले साल आपने 9 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर पे लगाया और आपको फायदा मिला सिर्फ 2 लाख टन प्रोडक्शन का। आप इंपोर्ट ही कर लेते, एक व्यापारी कर लेता इतना इंपोर्ट। 2 लाख टन तो एक राइस मिल या व्हीट मिल प्रोसेस कर देती है साल में। हम तो देश की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ चिंता की बात यह है, बजट में एलोकेशन अच्छे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उससे इस देश को फायदा हो, उसका रिजल्ट मिले, उसमें पिछले साल क्या गलतियां हुई जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिला, इस साल हमें क्या सुधार करने थे, इसका कहीं चर्चा नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पिछले साल जो हमने गलतियां करी उसका लेखा जोखा कहां है, क्या कमियां रह गई। दुनिया में हर जगह अगर आप पॉलिसी उठा के देखते हैं, उसमें पहला चैप्टर होता है लर्निंग फ्रॉम पास्ट ईयर। वो पास्ट ईयर का लर्निंग कहां है? नया बजट तो हमने दे दिया, पिछली बार कहां गलती रह गई, इस पे कोई चर्चा नहीं। तो मेरा निवेदन ये है भारत सरकार से, अभी भी वक्त है, अभी तो आज का पहला दिन है, जरूर आपने अच्छा एलोकेशन किया है, लेकिन प्लीज ये सुनिश्चित करें कि इस देश को इसका फायदा मिले, नहीं तो पैसा आएगा। और 10 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को दे रहे हैं, देखिए ट्रेजेडी क्या होती है। किसान को आपने 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ दे दिया, लोन है, ग्रांट नहीं है, किसान को वो वापस देना है। किसान ने आपसे लोन लेके खेती में लगाया, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मान लीजिए 20,000 रुपए हेक्टेयर, उसको बाजार में पैसा नहीं मिला, उसको मिला 18,000 रुपए, वो तो घाटे में आ गया, लोन बढ़ गया। आज पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र कर्जे में क्यों डूबा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि जितनी लागत लगती है उतना उसको नहीं मिलता बाजार से।
अब जब आप किसान को 10 लाख करोड़ दे रहे हो तो इनडायरेक्टली 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसान पे कर्जा चढ़ गया। अब वो उस कर्जे से निकलेगा कैसे, उसके लिए क्या प्रावधान है, ये कहीं नहीं है बजट। ठीक है, अब बड़ा लॉजिक, एक मिनट, बड़ा लॉजिकल बात बोलिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारी बहस जारी रहेगी। कुंवर भारतेंदु सिंह बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत पिट्टी जुड़े हैं ईज माई ट्रिप से, विजय सरदाना जी जुड़े हैं। हमारा पैनल अब पूरा हो चुका है और ब्रेक के बाद हम उस पार पीयूष गोयल जी के पास भी चलेंगे। ब्रेक के